हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और जैब के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत ही शानदार चल रही होगी आप लोगों की। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से जाएं और हमारे इस गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला है आपका पीपीबी एंड दूसरा है आरबीडब्ल्यूएम। कोई भी कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती है गाइस, तो आप लोग चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का हम चैप्टर 5 का पार्ट 3, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। तो पार्ट 3 में जाने से पहले पार्ट 2 में मैंने एक सवाल पूछा था। उस सवाल का पहले तो मैं जवाब बता देती हूँ, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन पूछा था मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल नॉट बी मार्क्ड एज अ इनऑपरेटिव। तो कौन से अकाउंट्स को हम इनऑपरेटिव नहीं मार्क कर सकते हैं? द अकाउंट्स विथ नो ट्रांजेक्शंस फॉर 2 years, अकाउंट्स फ्रोजन ड्यू टू अ कोर्ट ऑर्डर, सेविंग अकाउंट्स नॉट लिंक्ड टू एनी लोन्स, करंट अकाउंट्स विद अ पॉजिटिव बैलेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अकाउंट्स फ्रोजन ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। और ये मैंने सारे आपको बहुत बढ़िया तरीके से पार्ट 2 में बताया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देख लीजिए। आगे आज हम बात करेंगे नॉमिनेशंस फैसिलिटीज की, यानी कि कौन हमारा नॉमिनी होता है, किसे हम लीगल राइट्स देते हैं, हमारे अकाउंट्स वगैरह को, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अपडेट किया गया था 1983 में टू अमेंड और टू इंक्लूड सर्टेन रूल्स। तो वो कौन सा रूल था? तो नॉमिनेशन फैसिलिटीज की यहाँ पर रूल्स को अपडेट किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, जितने भी हमारे बैंक के कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर इजिली नॉमिनेट कर सकते हैं, इजिली नॉमिनी बना सकते हैं कि उनके डिमाइस के बाद कौन उनकी मनी को रिसीव करेगा, कौन उनके लॉकर फैसिलिटीज को संभालेगा। तो ये सारी चीजों के लिए इस रूल को अमेंड किया गया था। एंड द रूल्स फॉर दीज फैसिलिटीज आर कॉल्ड द बैंकिंग कंपनीज या नॉमिनेशन रूल 1985। ठीक है। तो अब नॉमिनेशन फैसिलिटीज में जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिनके पास वेराइटीज ऑफ अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट है, एफडी है, आरडी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। अब वो चाहते हैं कि मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं, अकाउंट्स हैं, तो मेरे मरने के बाद कौन उसको देखेगा, उसके पैसे किसको मिलेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर नॉमिनी बनाते हैं। तो कौन कौन एप्लीकेबल होते हैं? तो देखिए, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स डिपोजिटर्स होते हैं, यानी अगर आपका इंडिविजुअल सोल आपका अगर अकाउंट है तो आप नॉमिनेट कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के लिए। नॉमिनेशन सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के लिए या सोल प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स के लिए ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ज्वाइंट अकाउंट्स में भी आप नॉमिनेशन फैसिलिटीज को अलाउ करते हो। लेकिन उस केस में क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट के केस में जितने भी आपके होल्डर्स होते हैं ज्वाइंट अकाउंट के, सबका अप्रूवल वहां पर जरूरी होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि नॉमिनेशंस के लिए कौन कौन से फॉर्म आते हैं। अब इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो फॉर्म DA1 है। तो DA1 जो होता है फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस, आप जिसको नॉमिनेशंस बनाना चाहते हो, नॉमिनी बनाना चाहते हो बेसिकली, तो उसके लिए DA1 आता है। DA2 में अगर आप एग्जिस्टिंग नॉमिनेशंस को कैंसिल करना चाहते हो तो DA2 फॉर्म आता है। DA3 में अगर आप कोई ऑल्टर या चेंज करना चाहते हो एग्जिस्टिंग नॉमिनेशंस में तो आपको DA3 फॉर्म मिलता है। ये तीनों फॉर्म से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको कहा कि ज्वाइंट अकाउंट्स के केस में भी नॉमिनी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे अकाउंट्स होल्डर का यहाँ पर जो है सिग्नेचर लगता है, सारे का ऑथराइजेशन होता है। माइनर्स डिपॉजिटर के केस में क्या सीन होता है? तो माइनर है, उसका एज 18 साल से बिलो है, तो उसके केस में जो उनके फादर होंगे, उनकी मदर होगी, यानी कि जो उनके लीगल गार्जियन होंगे, वो यहाँ पर नॉमिनेशंस के प्रोसीजर्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। अब यहाँ पर जो एक्सक्लूजन्स की बात की गई है, यानी कि नॉमिनेशंस कौन यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, तो जो भी हमारे ट्रस्टी होते हैं, फिड्यूशियरी कैपेसिटी यानी कि ट्रस्टीज वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर नॉमिनेशंस नहीं बना सकते हैं, यानी कि नॉमिनी वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे कि क्या क्या इस फैसिलिटीज के सैलेंट फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला नॉमिनी की राइट की बात की गई है। तो नॉमिनी को उसका राइट कब मिलता है? तो जब पर्सन जिन्होंने उनको नॉमिनी बनाया है, अगर उनकी डिमाइस हो जाती है, यानी कि जो डिपोजिटर है उनकी डिमाइस के बाद ही नॉमिनी को उस डिपॉजिट्स अकाउंट का बैलेंस मिलता है। ठीक है।
यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, तो कोई भी नॉमिनेशंस नहीं होता है फॉर द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी कि जैसे अगर आप डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, कोई HUF के कर्ता हैं, तो उस केस में आपका कोई भी नॉमिनेशंस आप नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, इनकरेज किया जाता है जब भी वो अकाउंट ओपन करते हैं रिगार्डिंग द नॉमिनी। आप जब भी अकाउंट्स ओपन कराने जाते होंगे तो आपसे जरूर पूछा जाता होगा कि नॉमिनी का नाम बताइए, किसका नाम होगा। ठीक है, तो बैंक आपको काफी ज्यादा इनकरेज करती है कि आप नॉमिनी का नाम लिखो। अगर आप कोई भी नॉमिनी का नाम नहीं लिखना चाहते हो, यानी कि आप डिक्लाइन करते हो कि मेरे को कोई नॉमिनी नहीं बनाना है, तो बैंक इस इंफॉर्मेशन को जो है रिकॉर्ड कर लेती है अगर आप नहीं बनाते हो। ठीक है, अब आती है बात टर्म डिपॉजिट के केस में। तो टर्म डिपॉजिट के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई नॉमिनी बनाया, FD अकाउंट है आपका। ठीक है, अब आपने नॉमिनी बनाया और आपने ये FD अकाउंट को रिन्यू कराया, तो भी आफ्टर रिन्यूअल भी वो नॉमिनी वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि वापस से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वापस से सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ये नॉमिनी रिन्यू होने के बाद भी वैलिड होगा। नॉमिनेशन रूल्स की बात करते हैं तो 1 पर्सन इज एप्लीकेबल फॉर 1 सिंगल अकाउंट। तो 1 पर्सन, एक नॉमिनी, एक अकाउंट के लिए 1 पर्सन को नॉमिनी बनाया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल नॉमिनी यहाँ पर आप नहीं बना सकते हो। माइनर के केस में जो भी आपके लीगल गार्जियन होंगे उसको अपॉइंट किया जाता है। इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर आप मल्टीपल नॉमिनी बना सकते हैं, यानी एक से ज्यादा आप बना सकते हैं नॉमिनी को। तो ये एक्सेप्शनल है, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बात आती है कि अगर मल्टीपल आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट्स के लिए भी, वैसे तो एज पर द नॉमिनेशन रूल्स एक अकाउंट के लिए एक ही नॉमिनी होता है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आपके अकाउंट्स के लिए मल्टीपल नॉमिनी होने चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, तो आप यहाँ पर सेपरेट करते हो अपने डिपॉजिट्स को, और देन आप सेपरेट ईच आपका जो भी डिपॉजिट्स होगा उसके लिए आप यहाँ पर नॉमिनी बनाते हो। जैसे मान लीजिए आपका FD है, ठीक है, अब FD में आपके 1 लाख रुपए हैं और आप चाहते हो कि इसके लिए सिंगल नॉमिनी नहीं होना चाहिए, मैं मल्टीपल नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, मतलब एक से ज्यादा। तो आप क्या करोगे, 50,000 स्प्लिट कर दोगे बेसिकली। तो 50,000 आप अपनी वाइफ को 50,000 के लिए नॉमिनी बनाओगे और 50,000 के लिए आप अपने सन या डॉटर को यहाँ पर नॉमिनी बनाओगे। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट्स को, फिर आप हर स्प्लिट के लिए एक सेपरेट नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पेंशन अकाउंट की बात की गई है, तो कैसे होते हैं नॉमिनेशन पेंशन अकाउंट के केस में। तो देखिए इसमें ना 2 केसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको पेंशन मिल रहा है, जब तक आप जिंदा है तब तक आपको पेंशन मिल रहा है, और एक होता है कुछ ऐसे पेंशन होते हैं जो अभी तक अनपेड है, अभी तक आपको पे नहीं किया गया है। तो दोनों के केस में आपको नॉमिनी बनाना होता है। तो पहला जिसमें आपको क्रेडिट हो रहा है पेंशंस आपके मंथली बेसिस पे, जैसे भी आपके पेंशंस आते हैं, तो उसके लिए अगर आप नॉमिनेशंस करते हो तो आपके डिमाइस के बाद उस पेंशंस को, जो आपके पेंशंस अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, उसका जो भी आपका पैसा होगा वो किसको मिलेगा, जिसको आपने नॉमिनी बनाया है। अगर आप मान लीजिए आपका ज्वाइंट अकाउंट है और उस ज्वाइंट अकाउंट में आपका पेंशन क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, अब वो ज्वाइंट अकाउंट आपके स्पाउस के साथ है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी डेथ के बाद उस पेंशन के जो भी अमाउंट है वो किसको मिलेंगे, आपके स्पाउस को मिलेंगे। तो इस केस में आपका एक नॉमिनी अलग होता है। दूसरा होता है कि आपकी डेथ हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे पेंशंस थे जो अनपेड है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेपरेट नॉमिनेशंस की नीड होती है। ठीक है, तो एज पर द गवर्नमेंट एरेज ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983, आपको जो अनपेड पेंशंस होते हैं उसके लिए आप यहाँ पर सेपरेट नॉमिनेशंस बनाते हो, और आपके डेथ के बाद जो भी उसमें पैसे आएंगे वो आपके नॉमिनी को मिलता है। तो दोनों के लिए आपका अलग अलग होता है। ठीक है, एक तो जिसमें कि रेगुलर बेसिस पे आपके अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, और दूसरा आपका आपके डेथ के बाद जो भी आपका अनपेड पेंशन होता है।
आगे हम बात करेंगे हु कैन नॉमिनेट। इंडिविजुअल्स अकाउंट अगर आपका है तो 16 अकाउंट होल्डर्स को आप नॉमिनेट करते हो। मैंने आपको बताया था एक अकाउंट के लिए एक ही आपका नॉमिनी हो सकता है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में जितने भी आपके ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं ज्वाइंटली एक पर्सन को नॉमिनी बनाते हैं। माइनर्स अकाउंट के केस में गार्जियंस यहाँ पर नॉमिनेशंस बनाते हैं। दूसरा आता है आपका एनआरओ और एनआरई अकाउंट है तो भी यहाँ पर नॉमिनेशंस अलाउड होते हैं, लेकिन एज पर द फेमा गाइडलाइंस यहाँ पर आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से। अब बात आती है कि हु कैन बी नॉमिनेटेड, तो किसको हम यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जो इंडियन इंडिविजुअल्स होंगे, इंडियन रेसिडेंट्स होंगे, माइनर्स हैं आपके, एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल्स हैं जिसमें आपके इंडियंस और नॉन इंडियन ओरिजिन दोनों आते हैं। तो इंडियन के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉन इंडियन ओरिजिन आता है तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट टू फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पर किया जाता है। तो जो भी आपके नॉन रेसिडेंट्स इंडियन होंगे उनके केस में अगर वो फेमा रूल्स को, फेमा गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे हैं तो वहां पर इजीली उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, यानी नॉमिनी बनाया जा सकता है। अब बात आती है कैंसिलेशंस की। तो अगर आपने जो भी नॉमिनी बनाए हैं आप चाहते हैं, आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो क्या आप उसको कैंसिल कर सकते हो? तो बिल्कुल हम उसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। जब तक हम जिंदा है तब तक हम उस नॉमिनी को बदल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट है, अगर आप उसमें अगर चेंज करना चाहते हो तो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के सिग्नेचर लगेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब हम बात करेंगे क्लैरिफिकेशंस ऑन नॉमिनेशंस। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉमिनेशंस में यहाँ पर बैंक्स क्या क्या क्लियर करती है, आपको क्या क्या रोल हो सकते हैं नॉमिनी के, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। नॉमिनी कभी भी डिपॉजिटर यहाँ पर नहीं बनेगा, वो ओनली यहाँ पर रिसीव करेगा जो भी डिपॉजिट्स अमाउंट है आफ्टर द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर्स, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनी एक्ट एज अ ट्रस्टी, बिल्कुल यहाँ पर नॉमिनी ट्रस्टी की तरह एक्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, राम ने अपने बेटे को यहाँ पर नॉमिनी बनाया, अपने सन को, तो सन को जो भी यहाँ पर डिपॉजिट्स मिलता है वो अपने बेनिफिशियरी को, यानी कि वो अपने सिस्टर, अपनी मदर, किसी को भी दे सकता है उस अमाउंट को ऑफ द मनी, ठीक है। अब ये जो लोन्स होते हैं, लोन्स क्या हम इस जो भी नॉमिनेशंस का जो हमारा डिपॉजिट्स आता है क्या उस पे हम लोन ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप उस पे लोन नहीं ले सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डेथ और मिसिंग केस की। तो अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो ये नोटिफिकेशंस कैसे बैंक को मिलता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर किसी की डेथ हो गई है और ये अनाउंसमेंट अगर बैंक को न्यूज़पेपर से मिलती है, डेथ सर्टिफिकेट से या किसी अदर रिलायबल सोर्सेस से मिलती है, तो बैंक्स उसको रिकॉर्ड कर लेती है उनके डेथ इंफॉर्मेशंस को विद द डेट एंड किस सोर्स से उनको ये इंफॉर्मेशंस मिली है। अब उसके बाद कोई भी फर्दर पेमेंट्स यहाँ पर नहीं किया जाता है, सारे पेमेंट्स को यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है, वेदर वो उनके उस पर्सन के डिमाइस से पहले की चेक हो और अभी आप प्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी तरीके का चेक अगर उनको अनाउंसमेंट मिल जाता है, अगर उनको पता चल जाता है कि पर्सन की डेथ हो गई है, तो पेमेंट्स यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है एज सुन एज पॉसिबल। अब बात आती है अगर कोई पर्सन यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक है, तो अगर मिसिंग है इस केस में कैसे नॉमिनी को पैसे मिलेंगे, ठीक है, कैसे वो क्लेम करेगा? तो देखिए अगर छोटा अमाउंट है, अगर यहाँ पर 50,000 है, 10,000 है, इस तरीके का कुछ अमाउंट है, तो यहाँ पर जो भी नॉमिनी होंगे वो उसको इजीली सेटल करा सकते हैं, यानी कि एफआईआर कर सकते हैं। और जो भी लेटर होता है इंडेमनिटी का वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये लिखा होता है कि जो पर्सन अभी मनी लेकर जा रहे हैं वो रीपे कर देंगे इस मनी को इफ समवन अदर पर्सन क्लेम्स दिस पर्टिकुलर मनी। अब यहाँ पर अमाउंट अगर ज्यादा है, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके का अमाउंट है, उस केस में क्या होगा? तो एज पर द सेक्शन 107-108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये कहता है कि अगर आपके पास अमाउंट्स लार्ज हैं और पर्सन यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर जो भी लीगल हेयर होंगे और जो भी नॉमिनी होंगे वो यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे ऑर्डर लेने के लिए कि ये पर्सन 7 साल से गुम है, 7 साल से इनका कोई भी अता पता नहीं है। इनकी मिसिंग रिपोर्ट को लेकर वो कोर्ट के पास जाएंगे। अब कोर्ट इसको जब देखेगी, पूरा रिव्यू करेगी सारे मामले को, और उसके बाद अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मिसिंग और प्रिज्यूम कि 7 साल से अगर नहीं आ रहे हैं तो इनकी डिमाइस हो चुकी है, इस तरीके का अगर ऑर्डर आ जाता है, तब यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स क्या करती है, उस मनी को पर्टिकुलर पर्सन को दे देती है।
है जिसके पास कोर्ट का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था अबाउट द नॉमिनेशन फैसिलिटीज। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम अ डिसीज डिपोजिटर अकाउंट? लीगल हायर, नॉमिनी, बैंक मैनेजर या कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधा है, नॉमिनी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। हु कैन नॉमिनेट in an account operated by a minor? The minor themselves, the bank, the minor's guardian and the minor's school authority. तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में बताना है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।